डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक रहा है और इसमें मुख्य रूप से ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट और वर्ब में उचित मेल किस प्रकार किया जाए। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है और वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट आता है। तो इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कर्ता व क्रिया का उचित मेल। मुख्य रूप से इस टॉपिक में जो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है और वर्ब के अनुसार ही सब्जेक्ट आता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का भी प्लूरल रूप होगा। इसके लिए जैसा कि आपको समझाया गया है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है और उस सब्जेक्ट बेस पे ही वर्ब निर्धारित होती है। तो सब्जेक्ट चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके आधार पे ही आपको वर्ब डिसाइड करनी है कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। मूल नियम बहुत ही सरल है। एक वचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया आएगी और बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आएगी। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको दिया है, ही ड्रिंक्स कॉफ़ी डेली। यहाँ पर ही सिंगुलर है तो इसके साथ ड्रिंक्स है। दे नेवर ड्रिंक कॉफ़ी, दे यहाँ पर प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आई है। इसी संबंध में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा कि अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में उचित मेल होना आवश्यक है और वो एक दूसरे की पूरक भी होती हैं। और ये जो वर्ब होती है वो एक तो टेंस के अनुसार चेंज होती है, एक सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। जैसा कि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के क्वेश्चन आएंगे, तो अभी हम चर्चा करेंगे कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार किस प्रकार चेंज होती है। टेंस के अनुसार भी होती है और सब्जेक्ट के अनुसार भी होती है। जैसे यहाँ पर जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसमें वर्ब चेंज हो रही है। जैसा कि फर्स्ट है सी इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पर जो सी है उसके साथ इज आया है। यू आर रीडिंग ए बुक, यहाँ पर यू प्लूरल है तो इसके साथ आर आया है। थर्ड वाला है आई एम रीडिंग ए बुक, आई के साथ एम आया है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन है और प्रोनाउन के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपना रूप बदल रही है। टेंस के हिसाब से बदलती है और सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से किस प्रकार बदलती है, इसके लिए हम या तो जो वर्ब होती है प्लूरल होती है या सिंगुलर होती है। तो आपकी सुविधा के हिसाब से ये जो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है रूल्स फॉर द यूज ऑफ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब के उपयोग के क्या नियम है। सेकंड भाग हम इसको डिवाइड करते हैं, रूल्स फॉर द यूज ऑफ प्लूरल वर्ब। थर्ड जो लास्ट है उसमें वो नियम शामिल है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का उपयोग नियमानुसार किया जाता है। रूल्स फॉर द यूज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। इन 3 नियमों के तहत हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो सारे नियम हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला है यूज ऑफ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का यूज़
कब आता है, उसके लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों को याद रखने की दृष्टि से हम एक साधारण सेंटेंस का निर्माण आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं। वाक्य इस प्रयास में ही अंक है। इसमें जितने भी अक्षर हैं उन अक्षरों को लेकर हम नियमों का निर्माण करेंगे और उन नियमों के अनुसार हमेशा केवल सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग होगा। पहला, ये जो अक्षर हैं इनके बेस पे ही हम इन नियमों की चर्चा करेंगे। पहला है ई। इससे बनता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट होने पर, सब्जेक्ट होने पर कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस यहाँ दिए गए हैं, वो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सिंगुलर वर्ब का उपयोग करना है। जैसा कि नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, ईच, एवरीबडी, ईदर, नीदर, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। ये अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन आते हैं तो इनके पास सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाए। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आगे भी दिए हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन दो प्रकार के हैं, जिसमें सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है। आगे हम नियमों की चर्चा करेंगे कि प्लूरल जो वर्ब है वो प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ आती है। अभी जैसा कि बताया है कि सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन आने पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ये जो दिए हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज में आती है। जैसा कि एवरीबडी वांट्स टू गो, समवन इज एट द गेट, नोबडी नोज द आंसर, एनीथिंग इज पॉसिबल। सिंगुलर प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस भी दिए हैं, इनकी आगे भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दे, मैनी हैव अराइव्ड, बोथ वर एक्साइटेड, सेवरल आर मिसिंग। अगर प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, और यदि सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज में लेना है। आगे ये ही इट प्रोनाउन यदि डमी सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज में आएगी। इट मुख्य रूप से टाइम, डेट एंड वेदर कंडीशंस को बताने के लिए डमी सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। जैसे कि आपने सुना होगा इट्स ओके, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। कुछ एक सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है, एम्प्टी इट भी कहा जाता है, जो सब्जेक्ट के रूप में होता है। अगर इट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज में लेना है। कई सेंटेंस आपने देखे होंगे, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट सीम्स लाइक ए गुड आइडिया, इट इज़ ए लॉन्ग वे, इट इज़ ए लॉन्ग डे एट वर्क, इट अपीयर्स दैट ही इज़ रनिंग लेट। यहाँ पर जितने भी ये जो डमी सब्जेक्ट इट के रूप में आए तो उसके बाद में सिंगुलर वर्ब यूज में आएगी। आगे का जो नियम है न है नंबर ऑफ। नंबर ऑफ के बाद, नंबर ऑफ के साथ द आने पर, अगर सेंटेंस में नंबर ऑफ उसके बाद नाउन है और नंबर ऑफ से पहले द है तो आपको निश्चित रूप से सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है। अंतर ये है, अगर सेंटेंस में इन नंबर ऑफ आता है उसके बाद नाउन वगैरह आता है और तो प्लूरल वर्ब में काम में आएगी, और द नंबर ऑफ आता है तो फिर उसमें सिंगुलर वर्ब यूज में आएगी। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 20 इन द क्लास। इस सेंटेंस का आशय ये है कि कक्षा में निश्चित संख्या में स्टूडेंट्स हैं और वो निश्चित संख्या है 20। अगर इसको कहा जाए
ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ अबव 20, 20 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। तो 20 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसकी निश्चित संख्या नहीं बताई गई, अनिश्चित संख्या के रूप में पर्याप्तता या पर्याप्त संख्या बताई गई है, तो फिर ए नंबर ऑफ का यूज में आएगा। कहने का आशय ये है कि यदि द नंबर ऑफ नाउन आया है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है, ए नंबर ऑफ नाउन आया है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज में लेनी है। आगे है प्रे। प्रीडिकेट से पहले, प्रीडिकेट बोलते हैं विधेय को, से पूर्व फ्रेज सिंगुलर होने पर, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, अगर सेंटेंस में कोई फ्रेज है उसको सब्जेक्ट बनाया गया है और वो फ्रेज सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है। अभी जैसा कि बताया प्रीडिकेट, कई स्टूडेंट्स हैं उसमें कन्फ्यूजन में रहे होंगे कि प्रीडिकेट क्या है। प्रीडिकेट का सामान्य रूप से अर्थ ये है कि सब्जेक्ट की जो विशेषता सेंटेंस में बताई जाती है वो प्रीडिकेट कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, वो सब मिला के प्रीडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो भाग है वो प्रीडिकेट की श्रेणी में आता है। तो वर्ब को छांट कर वर्ब के आगे के हिस्से को प्रीडिकेट के रूप में ले लें और उससे पहले जो फ्रेज आई है, क्लोज आया है, उसको देखें ये सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि इसके साथ सिंगुलर लेनी है, प्लूरल लेनी है। तो अगर सेंटेंस में फ्रेज सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर यूज में लेना है। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट फ्रेज के रूप में आया है और वो फ्रेज सिंगुलर है। सिंगुलर यहाँ पर आया द रिकमेंडेशन ऑफ 2 पुलिसमैन, ए जज एंड 3 लॉयर्स वर, यहाँ पर रोंग है, एक्सेप्टेड, यहाँ पर आना चाहिए वॉज एक्सेप्टेड। जो सिफारिश है वो सिंगुलर है, इनके साथ ये जुड़े हुए हैं तीनों, और ये सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है। अगला सेंटेंस द फर्स्ट थिंग वी नोटिस, फर्स्ट थिंग वी नोटिस, जो सबसे पहले हमने देखा, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पर ये जो है उसके साथ वॉज यूज में आएगा। पहली चीज़ जो हमने देखी वो शूज़ थे, शूज़ सब्जेक्ट नहीं है, प्रथम वस्तु वो है तो हमें वॉज का यूज में लेना है। इसको अगर चेंज किया जाए, शूज़ को सब्जेक्ट बनाया जाता है, वर द थिंग फर्स्ट थिंग वी नोटिस्ड, तो फिर प्लूरल आएगी। कहने का आशय ये है कि आपको सब्जेक्ट अगर फ्रेज का है, क्लोज का है और सिंगुलर रूप में है तो आपको सिंगुलर वर्ब को ही यूज में लेना है। आगे है ये यूनिट सेंस में, यूनिट सेंस में सब्जेक्ट होने पर, कई बार प्लूरल सब्जेक्ट दिखने में होते हैं लेकिन उनका जो भावार्थ है, समरूपता होती है वो एक होती है, तो हमें उस स्थिति में सिंगुलर वर्ब का ही यूज में लेना है। दो संज्ञाएं वाक्य में एक फ्रेज के रूप में एक वचन का भाव प्रकट करती है। उनमें एक रूपता होती है, दिखने में एंड आता है बीच में और अलग अलग सब्जेक्ट का रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तविक जो रूप होता है उनका समरूपता युक्त होता है और वो एकजुट भाव प्रदर्शित करती है। जैसा कि आपने देखा होगा, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज, टाइम एंड टाइड, राइस एंड करी आदि। आदि जो सेंटेंस हैं इसमें आपको
यूज में लेना है। ये जो फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है। टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, एक रूपता का भाव दे रहे हैं इसलिए इजाया है, और राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, यहाँ पर दोनों एक रूपता का भाव देते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज में आई। कई फ्रेजेज होती हैं वो जुड़ी हुई आपस में एक दूसरे की पूरक होती है, तो फिर जैसे घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी अलग अलग है लेकिन इनमें एक रूपता का भाव। इस स्थिति में आपको एक वचन क्रिया का प्रयोग करना होगा। आगे से सफिक्स बोलते हैं प्रत्यय। एस ईएस होने पर वास्तविक रूप देखें, नाउन का वास्तविक रूप देखें। सामान्यतः ये माना जाता है कि किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल रूप धारण कर लेती है, और इंग्लिश में कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एस या ईएस जुड़ने पर उसका प्लूरल रूप नहीं होता, वो एक वचन नाउन के रूप में ही प्रयुक्त होती है, सिंगुलर नाउन के रूप में। जैसा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, गैलोस, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेस, आर्म्स आदि। इनके साथ एस जुड़ा हुआ है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। द न्यूज इज़ करेक्ट, इंडियाज़ फर्स्ट इनिंग इज़ वेरी गुड, द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं वो सिंगुलर वर्ब के रूप में हैं। आगे है मेजरमेंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, वेट, एंड मनी। यूनिट में होने पर अगर टाइम का, डिस्टेंस दूरी का, वेट का वजन का, मनी धन का आदि का जो मापन है वो एक इकाई के रूप में किया जाता है सेंटेंस में, तो उस इकाई के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसा कि समय, दूरी, धन, वजन आदि की माप इकाई एक इकाई है तो इकाई को एक वचन माना जाता है और क्रिया सिंगुलर में समाप्त होगी। जैसे टाइम का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, 3 hours फ्लाइज बाय व्हेन यू आर ऑन वैकेशन। 3 hours फ्लाइज, 3 घंटे की उड़ान, यहाँ इकाई के रूप में है। 10 किलोमीटर्स इकाई के रूप में, 5.5 किलोग्राम्स ये इकाई के रूप में है। इकाई के रूप में यहाँ पर डिस्टेंस आई है, यहाँ टाइम आया है, आगे यहाँ पर वेट आया है। टेन किलोमीटर्स वास्ट, डिस्टेंस है मनी। 10 kilograms was too much for him to lift, यहाँ पर इकाई के रूप में 10 rupees of chocolate is too much to eat at once। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि यदि टाइम, डिस्टेंस, मनी, वेट
ये इकाई के रूप में सेंटेंस में यूज में आते हैं, यूनिट का सेंस आता है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है। मे ही, हेयर के साथ, इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि जो हेयर बाल हैं उनका ग्रुप के साथ, एकजुटता के साथ भाव प्रदर्शित सेंटेंस में होता है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है, और कुछ हिस्से या गिने चुने बालों के रूप में कुछ अभिव्यक्ति देनी है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज में लेनी है। 2 खाली स्थान यहाँ पर दिए हैं। हिज हेयर ग्रे, उसके बाल सफ़ेद हैं, मतलब पूरे बाल सफ़ेद हैं। अगर किसी व्यक्ति के पूरे बाल सफ़ेद हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज में आएगी। सम ऑफ हिज हेयर वाइट, उसके कुछ बाल सफ़ेद हैं, कुछ बाल हैं, तो यहाँ पर संख्या का बोध करा रहे हैं। बहुवचन के रूप में यहाँ पर आर यूज में होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यदि सभी बालों की विशेषता बतानी है तो फिर आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है, और गिने चुने या कुछ हिस्से के रूप में उसको व्यक्त करना है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज में लेनी होगी। आगे का नियम देखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसा कि वर्ड से स्पष्ट होता है, अनकाउंटेबल जिसको गिना न जा सके, काउंटेबल नाउन जिसको गिन सके, अनकाउंटेबल जिसको न गिना जा सके, ऐसी संज्ञाओं के साथ सिंगुलर वर्ब यूज में आएगी। अनकाउंटेबल अगणनीय संख्या के साथ एकवचन क्रिया का प्रयोग करना सामान्य नियम है। जैसे वोटर है, इसको गिन नहीं सकते, सिंगुलर है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, नॉलेज इज पावर, म्यूजिक ब्रिंग्स जॉय टू माई हार्ट, लव्स मेक्स द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है और ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है। एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स इज़ वैल्यूएबल, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सलाह लाभदायक होती है, महत्वपूर्ण होती है। ये कुछ सेंटेंस हैं जिसमें अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज में आएगी। आगे का जो नियम है, नथिंग न, नथिंग बट, नथिंग बट के साथ फ्रेज है नथिंग बट, जिसका आशय होता है कुछ नहीं पर। आमतौर पर एक संज्ञा के साथ इसका यूज आता है। नथिंग बट के बाद में नाउन यूज में आती है। अगर नथिंग बट के बाद में प्लूरल नाउन भी सेंटेंस में है तो भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना होगा। इसके बाद आने वाली क्रिया को सिंगुलर होना चाहिए, कंपलसरी है। ये सेंटेंस है, नथिंग बट वाटर इज इन द ग्लास, शी ईट्स नथिंग बट वेजिटेबल्स, इट वॉज नथिंग बट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, नथिंग बट ट्रीज, नथिंग बट ट्रीज वाज देयर। वहाँ कुछ नहीं थे लेकिन पेड़ थे। पेड़ नथिंग बट के बाद में प्लूरल नाउन है, लेकिन नियमानुसार इसके बाद में सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। आगे कलेक्टिव नाउन के बारे में देखते हैं। कलेक्टिव नाउन से पहले समूहवाचक संज्ञा के साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ सामान्य रूप से
जो कलेक्टिव नाउन है एक रूपता के रूप में भाव प्रकट करती है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। आगे और चर्चा करेंगे। यदि किसी समूह में सभी सदस्य अलग अलग कार्यों को दर्शाते हैं तो फिर उसमें प्लूरल नाउन का यूज में होगा, लेकिन अधिकतर जो कलेक्टिव नाउन है यूनिटी को एक्सप्रेस करता है तो इसमें सिंगुलर जो वर्ब है वो यूज में आएगी। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज़ देयर, खिलाड़ियों की एक टीम यहाँ पर है, सारे खिलाड़ी एकजुट रूप से टीम में हैं। द पार्टी वांट्स टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, जो दल है अगला इलेक्शन जीतना चाहता है। कोई भी राजनीतिक दल है वहाँ पर एक रूपता के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर इनको अलग अलग रूप में देखा जाए, एग्जाम्पल यहाँ पर टीम द टीम आर एंजॉइंग, इसका आशय होगा कि जो टीम है उसके सभी खिलाड़ी जीत है आदि का एंजॉयमेंट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवीज़न को दर्शाया गया है। किसी भी ग्रुप के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग एक्शन को दिखाया जाता है वाक्य में तो प्लूरल वर्ब का यूज में होगा, और अगर यूनिटी का भाव किसी ग्रुप में या कलेक्टिव नाउन में आता है तो फिर उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज में आएगी। लास्ट का इसमें देखते हैं, कलेक्टिव नाउन का ही है। गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कमेटी, आर्मी, सोसाइटी, जूरी, स्टाफ, काउंसिल, मेजोरिटी एकजुटता के रूप में एक साथ अगर प्रयुक्त होते हैं तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा, और यदि समूहवाचक संज्ञा में डिवाइडेड प्रतीत होते हैं, विभिन्न सदस्य एक मत न होने की स्थिति बताने के लिए प्लूरल वर्ब का यूज आता है। जैसे द क्लास इज गोइंग टू एजुकेशनल टूर, सारी कक्षा जा रही है। कमिटी इज़ टू मीट नेक्स्ट मंथ, कमिटी जो है अगले मंथ में मिलेगी। टीम आर एंजॉइंग द विक्ट्री, टीम के जो सदस्य हैं वो जीत का एंजॉयमेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर एकजुटता का भाव नहीं है, प्लूरल वर्ब का यूज में होगा। आगे देखते हैं इसमें लास्ट में हेडिंग। हेडिंग से आशय है शीर्षक के साथ, जैसे बुक है, मैगजीन है, नॉवल है। शीर्षक को अगर सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है तो अगर शीर्षक प्लूरल भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज में आएगी। जैसे कि सन्स एंड लवर्स, बुक का नेम है, इज़ रिटन बाय D.H. लॉरेंस। द अरेबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है, लेकिन जो हेडिंग है इसकी टाइटल है वो प्लूरल वर्ड्स से बना है। तो इसका आशय ये नहीं कि इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज में लोगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज में आएगी। वार एंड पीस इज़ एन इंटरेस्टिंग नॉवल, फेमस नॉवल है वार एंड पीस। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन शीर्षक जो टाइटल है उसके बेसिस पे आपको इसमें सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है। ये आपके कुछ नियम बताए गए हैं जिसके आधार पे आपको ये डिसाइड करना है कि जो नियम बता चुके उन सभी नियमों में सिंगुलर वर्ब यूज में आएगी। अब हम कुछ ऐसे नियमों की चर्चा करते हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। इसके लिए भी एक सेंटेंस आपके लिए बनाया गया है, और इस साधारण वाक्य से ही आपको कुछ नियम बताए जाएंगे। मोदी के 2 प्लान हैं, अन्यथा न ले, इसको अलग अलग हैं, और इन सब से एक एक नियम तैयार करेंगे। पहला है मोर देन 1 सब्जेक्ट होने पर।
प्लूरल वर्ब की पहली शर्त यह है कि अगर सब्जेक्ट एक से अधिक है वाक्य में तो आपको प्लूरल वर्ब का ही उपयोग करना होगा। जैसे रवि एंड मनु आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर एक से अधिक सब्जेक्ट हैं, रवि और मनु दोनों हैं। द केट एंड द डॉग आर प्लेइंग इन द यार्ड, यहाँ पर आर्टिकल दोनों के साथ आया है और दोनों अलग अलग हैं, तो दो सब्जेक्ट हो गए, इन दोनों के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं अलग अलग, स्टूडेंट और टीचर। तो एक से अधिक सब्जेक्ट, तीन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन सभी सब्जेक्ट के साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर डी प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है, तो ये किसी समूह का बोध कराते हैं और उस समूह का बोध कराने में वो बहुवचन का रूप ले लेता है और बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग होगा। जैसा कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पर जो ये आया है ये पूरे रिच पर्सन्स के समूह को दर्शाता है कि जो धनवान लोग हैं हमेशा खुश नहीं रहते, तो इसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। द वाइज, बुद्धिमान लोगों के समूह को प्रदर्शित किया गया है। द वाइज डू नॉट क्वारल, बुद्धिमान लोग झगड़ते नहीं हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, धनवान लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को द के साथ नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में लिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। आगे देखते हैं। के अनुसार अर्थ वाली, के प्रकार अर्थ वाली फ्रेजेस के साथ कुछ फ्रेजेस हैं जैसे काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो प्रकारों को इंगित करता है। उनके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि जैसे काइंड ऑफ बुक्स लिख दिया तो ये अशुद्ध माना जाएगा। काइंड्स ऑफ बुक्स, इधर भी ऐसा आएगा, इधर भी ऐसा आएगा, और वर्ब आएगी प्लूरल। इसमें ये ध्यान देना है आपको, टाइप्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, स्टाइल्स ऑफ, इनके साथ प्लूरल बहुवचन क्रिया और बहुवचन नाउन दोनों का प्रयोग होगा। काइंड्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूड, यहाँ पर इंक्लूड प्लूरल वर्ब है और ये सब्जेक्ट के अनुसार आई है। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल्स, बनानाज, ऑरेंजेस। सॉर्ट्स ऑफ कलर्स आर रेड, ब्लू, ग्रीन। ये कुछ फ्रेजेज हैं, इनके साथ आपको प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है और उसके बाद में बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है, और ये एस जो है इनके साथ यूज में लेना है। ये जो व्याकरण की अशुद्धि है सामान्य रूप से होती है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। दोज व दीज प्रोनाउन के साथ अगर सेंटेंस में दोज को, दीज को प्रोनाउन बनाया गया है, सब्जेक्ट बनाया गया है,
तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। दिस व दैट, इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। दोज बुक्स आर ऑन द सेल्फ, देस शूज फिट परफेक्टली, दोज फ्लावर्स स्मेल अमेजिंग, दोज टॉयज आर फन टू प्ले विथ, दोज बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुली। यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में यूज आया है और यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और इनके साथ प्लूरल नाउन आया है और उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज आया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, दीस और दोज ये हमेशा प्लूरल नाउन साथ में लेते हैं, दिस और डैट हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब साथ में लेते हैं। आगे है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन व सिंगुलर नाउन को छांटना। प्लूरल नाउन होने पर प्लूरल नाउन, ये जो नाउन एडजेक्टिव है, प्लूरल एडजेक्टिव प्लूरल सर्वनाम, नाउन का पहले बता चुके, वह विशेषण के साथ कुछ डिटर्मिनर्स प्रोनाउंस प्लूरल फॉर्म में होते हैं और यदि वो सेंटेंस में यूज में आते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज में आएगी। जैसे फ्यू मोमेंट्स शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगुलर है, ये प्लूरल का अगर यूज में ले दिया जाए, मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बोथ का यूज लेते हैं, बोथ राम एंड रमा वर सिटिंग देयर। ये जो भी डिटर्मिनर्स प्रोनाउंस के रूप में अगर सेंटेंस में आते हैं, सब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं या सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का ही यूज करना होगा। यहाँ पर आगे का देखते हैं। ये जो नियम है प्लूरल डिटर्मिनर्स व प्रोनाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं, इसको देख सकते हैं। परिकल्पना बोधक वाक्य में लास्ट का दिया है हाइपोथेसिस सेंटेंस में हाइपोथेसिस सेंटेंस वे होते हैं जिनमें परिकल्पना दर्शाई जाती है, कपोल कल्पना दर्शाई जाती है या फिर किसी शर्त आदि को बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। ये परिकल्पना है। और ऐसे जो कपोल कल्पना वाले हाइपोथेसिस सेंटेंस होते हैं, इनमें आई के बाद में वर
का ही यूज़ होगा। ये नियम है और इनके साथ आई के साथ सामान्य रूप से वॉज काम में आता है, लेकिन हाइपोथेसिस वाक्य जो होते हैं उनमें आपको हमेशा आई के साथ वर का प्रयोग करना होगा। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट मैक सच ए मिस्टेक, तो मैं ऐसी गलती नहीं करता। ये कुछ सेंटेंस हैं जो एग्जाम्पल के रूप में बताए गए हैं कि हाइपोथेसिस सेंटेंस जो होते हैं, इमेजिनेटिव सेंटेंस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, उनमें आई के साथ आपको प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करना होगा। ये हैं आपके बहुवचन क्रिया के प्रयोग के नियम कि वाक्य में बहुवचन क्रिया का कैसे प्रयोग करते हैं और कब करते हैं। आगे नियम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब वाक्य में कुछ फ्रेजेस, कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें अगर आप थोड़ी सावधानी रखते हैं तो आपको सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं और उसी में प्लूरल वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। कंबाइंड नियम बताए गए हैं, इनके लिए भी एक सेंटेंस आपके लिए बनाया गया है। कॉमन रूल्स हैं। नमो नमः को आकर दे पूर्व पद। इनमें सेंटेंस में आपको नियम बताए जाएंगे जिनमें आप सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल वर्ब का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आगे देखते हैं, न, नंबर से पहले ए या द। अभी जैसे शुरुआत में बताया गया था नंबर ऑफ फ्रेज आती है, उसके साथ यदि आप ए का प्रयोग करते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होगा। द नंबर ऑफ के बाद में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। अंतर आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आप द नंबर ऑफ का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें निश्चित संख्या बताई जाती है, निश्चित संख्या बताई जाएगी, और इधर है वो अनिश्चित संख्या का बोध होगा, क्वांटिटी आपको अनिश्चित मिलेगी। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड द स्कूल असेंबली, बड़ी संख्या में छात्रों ने सभा में भाग लिया। तो पर्याप्त संख्या तो बता दी जा रही है लेकिन निश्चित संख्या इसमें नहीं बताई। ए नंबर ऑफ कुकीज़ वर ईटन एट द पार्टी, पार्टी में काफ़ी संख्या में कुकीज़ खाई गई। ए नंबर ऑफ कार्स पार्क इन द पार्किंग लॉट, पार्किंग में बड़ी संख्या में कार्स को पार्क किया गया, संख्या नहीं बताई। नीचे वाले जो सेंटेंस इसमें द नंबर ऑफ, इसके बाद में नाउन प्लूरल आई है और उसमें निश्चित संख्या का बोध कराया गया है। इसमें केवल ध्यान ये रखना है, नंबर ऑफ के बाद यदि ए आता है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज में लेनी है, और नंबर ऑफ के बाद में यदि पहले द आता है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेना है। आगे का नियम है मोर देन व मोस्ट ऑफ। इनके साथ आप सिंगुलर भी यूज में ले सकते हैं, प्लूरल भी यूज में ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति सेंटेंस में देना चाहते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ केक्स इज गॉन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, मोर देन 3 बुक्स आर ऑन द शेल्फ। मोस्ट ऑफ और मोर देन दोनों के साथ सिंगुलर भी यूज में आ सकती है, प्लूरल भी यूज में आ सकती है। इसी प्रकार ऑल है वो भी आप यूज में ले सकते हैं, जो सिंगुलर के साथ में आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है।
all is well, all the students were present. आगे देखते हैं नन। नन है, उसके साथ आप वाक्य के भाव के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इस, आर, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज ले सकते हैं। मैं, मैनी व मैनी ए, दोनों का आशय अर्थ एक ही होता है, बड़ी संख्या में, बहुत अधिक, बहुत अधिक। अंतर केवल इतना है कि जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें आप फॉर्मल लैंग्वेज होती है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, उसमें मैनी का प्रयोग करते हैं और इनफॉर्मल में अधिकतर मैनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है, मैनी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, मैनी के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैनी ए स्टूडेंट, मैनी के बाद शर्त यह है कि आपको सिंगुलर वर्ब यूज में लेना होगा और मैनी के बाद में प्लूरल वर्ब यूज में आएगी। मैनी ए स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, मैनी ए ट्री वाज कट देयर, मैनी पीपुल कम अटेंडेड द फंक्शन, मैनी पीपुल अटेंडेड द फंक्शन। आशय दोनों का एक ही है, लेकिन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अनुसार सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ब है वो यूज में आएगी। आगे है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। इन दोनों के साथ जो बाद में आने वाले कंजक्शन के पार्ट हैं उनके अनुसार वर्ब निर्धारित होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नोर और, सेंटेंस में दो या दो से अधिक भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन नोर के बाद जो सब्जेक्ट आता है, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, उसके अनुसार वर्ब निर्धारित होगी। और अगर सेंटेंस में है तो और के बाद जो आ रहा है उसके अनुसार निर्धारित होगी। इसमें आइदर और, नाइदर नोर, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, ये कुछ कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ईदर और का जो प्रयोग कर रहे हैं तो प्रथम कर्ता को आपको गौण रखना है, उसके अनुसार वर्ब यूज में नहीं लेनी। और के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार वर्ब को यूज में लेना है। नोर के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसको यूज में लेना है। बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आया है उसको यूज में लेना है। वेदर और के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसको यूज में लेना है। आगे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ईदर और, यू कैन ईदर हैव आइसक्रीम और केक फॉर डिजर्ट। अब यहाँ पर केक के बाद अगर यूज में करना होता तो हम उठे, वी कैन गो टू पार्क ईदर टुडे और टुमारो। नीदर नोर, आई हैव नीदर ए रेड कार नोर ए ब्लू कार, आई हैव ए ग्रीन कार। शी नॉट ओनली ए ग्रेट सिंगर बट आल्सो अमेजिंग डांसर। अब इसमें एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। ईदर और यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर होगा आर। नीदर नोर का देखते हैं। नीदर ही और आई
यहाँ पर होगा एम। कारण ये है कि जो और है या नोर है, उनके बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार आपको वर्ब का निर्धारण करना है। नोट ओनली आई बट आल्सो माई फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? पार्टी। यहाँ पर होना चाहिए बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार गो टू द पार्टी। ये कुछ सेंटेंस हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस। सेंटेंस में यदि दो सब्जेक्ट हैं तो नोर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके बारे में यूज में लेना है, और के बाद जो सब्जेक्ट में आ रहा है उसको आपको यूज में लेना है। इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, इन सब में जो लास्ट का पार्ट है उनके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार ही हमेशा वर्ब का निर्धारण होगा, न कि पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। आगे है आर्टिकल। आर्टिकल डबल सब्जेक्ट के साथ आने पर ए एंड द का प्रयोग आर्टिकल के रूप में किया जाता है, और यदि आर्टिकल सब्जेक्ट सेंटेंस में डबल हैं, एंड के दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ आर्टिकल का यूज आया है, तो आपको ये मानना है कि वो बहुवचन के रूप में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। और यदि आर्टिकल का प्रयोग केवल प्रथम सब्जेक्ट के पहले आया है, सेकंड सब्जेक्ट के पहले नहीं आया है, तो आपको ये मानना है कि जो सब्जेक्ट है वो एक ही नाउन है, अलग अलग नहीं है। इसके अनुसार भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये एक्सप्लेन के रूप में आपके लिए दी गई है। जैसे एग्जांपल है, द पोइट एंड टीचर इज़ डेड। यहाँ पर पोइट और टीचर एक ही है। पोइट जो टीचर भी था उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर दिए गए वाक्य में कवि व अध्यापक एक ही व्यक्ति है जिसके साथ एक वचन क्रिया आएगी। ए स्टूडेंट ए प्लेयर आर कमिंग हियर। एक स्टूडेंट और एक खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट अलग है और प्लेयर अलग है। आर्टिकल यहाँ पर दोनों तरफ यूज में आया है। इसमें आर्टिकल केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आया है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि यदि सेंटेंस में एंड के दोनों तरफ सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले और सेकंड सब्जेक्ट दोनों से पहले आर्टिकल का यूज आया है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। और यदि फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही आर्टिकल का प्रयोग आया है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं आया, तो वह एक ही नाउन सब्जेक्ट माना जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। आगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आने पर जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि जो सिंगुलर है और प्लूरल वर्ब है दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वाक्य में कलेक्टिव नाउन में जो ग्रुप है वो अलग अलग रूप में कार्य कर रहा है या फिर एकजुटता के साथ प्रदर्शित है। जैसे माई फैमिली इज़ गोइंग ऑन ए वेकेशन। परिवार के पूरे सदस्य छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो इसमें आपको सिंगुलर वर्ब का यूज में यूनिटी है। यहाँ पर टीम आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। पहले भी बताया है
कि टीम के सदस्य अलग अलग रूपों में सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनका एक्शन अलग अलग है। अलग अलग एक्शन को डिवाइड करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। जूरी आर डिस्कसिंग देयर ओपिनियंस। जूरी के जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने विचार दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनका डिसीजन एक रूप में नहीं दिखाया गया है। फैमिली आर ऑन डिफरेंट एजेस। फैमिली में अलग अलग उम्र के लोगों को बताया गया है, ये भाव बताया गया है तो यहाँ पर आर आएगा। टीम इज़ प्लेइंग वेल। जो टीम है एकरूपता के साथ अच्छा खेल रही है, एकजुटता का भाव दिखाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। जैसे ये आया था रिपीट है तो उस रूप में आप कर सकते हैं। आगे हैं रिलेटिव फ्रेज। रिलेटिव फ्रेज आने पर। रिलेटिव फ्रेज से आशय ये है कि सब्जेक्ट के साथ यदि कोई रिलेटिव फ्रेज जुड़ी हुई है और उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आया, प्रोनाउन आया है, तो दूसरे प्रोनाउन या सब्जेक्ट को गौण मानते हुए फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको वर्ब का यूज में लेना है, क्योंकि मुख्य कर्ता इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है। बाकी जो रिलेटिव फ्रेज है उसको अन्य सब्जेक्ट से जोड़ा जाता है। रिलेटिव फ्रेज में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, कई सब्जेक्ट हैं। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, लाइक एंड अनलाइक, समान, असमान का प्रयोग हो तो इन शब्दों के तुरंत बाद आए हुए सब्जेक्ट, तुरंत पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा। जैसे द कमांडर विथ ऑल हिज सोल्जर्स इज किल्ड इन द वार। अब ये जो कमांडर अन्य सैनिकों के साथ युद्ध में मारा गया, तो यहाँ पर मुख्य कर्ता जो है यहाँ पर कमांडर है, उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। विथ यहाँ पर यूज में आया है। द काउ एज वेल एज साथ ही साथ। द हॉर्सेज इज ईटिंग ग्रास। ये जो फ्रेजेज हैं इनको आपको याद में रखना है और ये देखना है कि इन फ्रेज के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अनुसार ही हमेशा वर्ब का निर्धारण करें, न कि इसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का निर्धारण करें। आगे देखते हैं। दे, देयर के बाद अगर सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो आप आगे आने वाले नाउन्स के अनुसार ही उसमें सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, देयर इज ए बुक। यहाँ पर बुक के देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, हेयर कम द बस। देयर व हेयर दोनों के बाद। देयर आर सेवरल बुक्स ऑन द टेबल, हेयर आर द कीज टू द कार। यहाँ पर दो शब्द हैं जिनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का रूप देंगे। आगे देखते हैं। लास्ट का जो रूल है उसमें आपको दिया गया है पूर्व पद। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट पूर्व पद। एंटेसिडेंट पूर्व पद वह होता है जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है। ये वाक्य का कुछ भाग होता है
जिसके बाद उसके बारे में किसी प्रोनाउन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस में कुछ ऐसे एंटेसिडेंट होते हैं जिनके बाद आगे वर्ब का निर्धारण किया जाता है। रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो भी इसमें यूज में आते हैं, जैसे हु, होम, हुज, दैट, विच आदि से पहले आने वाले एंटेसिडेंट पूर्व पद में इन शब्दों से पहले आए हुए संज्ञा के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। अब यहाँ पर पूर्व पद का जो सब्जेक्ट है महात्मा गांधी, पूर्व पद का जो सब्जेक्ट रहा है महात्मा गांधी के बारे में बताया जा रहा है। फिर आगे इसके लिए वर्ब निर्धारित करनी है। हैड एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। अगर यहाँ पर आपको छांटना होता हैज़ या हैव तो क्या होना चाहिए था? पूर्व पद के अनुसार दैट्स द गर्ल हु स्कोर्ड द गोल इज़ माई सिस्टर। यहाँ गर्ल के बारे में बताया गया है, तो पूर्व पद के अनुसार ही कई बार सेंटेंस में वर्ब का निर्धारण किया जाता है। ये अभी जस्ट जो नियम बताए हैं वे ऐसे कुछ नियम हैं जिनके अनुसार आप सिंगुलर वर्ब भी यूज में ले सकते हो, प्लूरल वर्ब भी यूज में ले सकते हो, लेकिन आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी। और इन जो 3 प्रकार बताए हैं, पहले आपको बताया गया है सिंगुलर वर्ब आप कब यूज में लोगे, उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। फिर आपको बताया गया है कि प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया आप कब यूज में लोगे, और फिर कुछ कॉमन रूल्स बताए गए हैं। उन रूल्स के अनुसार आप किसी वाक्य में सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ कर सकते हो, प्लूरल वर्ब का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार आप ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके कुछ नियम हैं, उनको आप सारगर्भित कर सकते हो, याद रख सकते हो, और उसके बेस पे आप एक्सरसाइज जो है वो हल कर सकते हो, ताकि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है उस पर पकड़ हो सके। उम्मीद है कि आपका जो ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो क्लियर हो गया होगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं आप आसानी से हल कर पाएंगे। और इन्हीं के साथ ये जो टॉपिक है वो पूरा करते हैं। आप इसकी एक्सरसाइज करें और इन नियमों के अनुसार उसमें वर्ब भरें। आगे की एक्सरसाइज के लिए आप सभी को शुभकामना। धन्यवाद।